Dear student, today we are talking about remaining part of nomenclature. Okay, I hope you like this video. Remaining part of nomenclature में nomenclature in substituted benzene. आज हम लोग जो है कि जो substituted benzene वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके nomenclature के अकॉर्डिंग टू हम लोग बात करेंगे कि हाउ कैन वी नॉमिनेशन इन आईपैक सिस्टम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड. तो बिफोर दिस वी नीड टू टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जस्ट लाइक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड. I provide you in previous video some questions just like. तो उस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो पहले मैं उन क्वेश्चन की बात करता हूँ और इसके बाद फिर मैं आज सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके बारे में जो है कि कैसे उनको नॉमिनेशन किया जाएगा उसके बारे में मैं बात करता हूँ. ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे. एक उसमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का ही कंपाउंड था जिसमें ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही थी. तो जैसा कि मैं उस कंपाउंड को बना देना चाहता हूँ, एक तरह से कोई एक बेंजीन की रिंग थी. बेंजीन तो नहीं था लेकिन साइक्लिक कंपाउंड था. ठीक है, और यहाँ पर एक बॉन्ड लाइन खींची गई थी. ठीक है, और यहाँ से एक साइड चेन के फॉर्म में 6 कार्बन की श्रृंखला को गेन किया गया था. यह था और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बताया गया. ठीक है, यह हमने होमवर्क में प्रोवाइड किया था. तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने कमेंट के माध्यम से यह बताया कि सर इसमें हम कैसे जो है इसका नॉमिनेशन करेंगे. तो हमने बताया था आप लोगों को कि जब इसका नेमिंग का सिस्टम बता रहे थे कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर कोई साइक्लिक कंपाउंड मिल जाता है तो वहाँ पर जो साइक्लिक रिंग होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूशन काउंट करते हैं और यहाँ से हम नंबरिंग कर देंगे. तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की चेन में जो है कि गेन हो जाएगी. ठीक है, ये 6 कार्बन की चेन हमें गेन हो जाएगी. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 1 पे आपको क्या नॉमिनेशन किया गया है और 1 पे किसको नंबर दिया गया है. अगर यहाँ पर केवल एक बॉन्ड लाइन दिया गया है तो मतलब है कि यहाँ पर जो है कि आपका ये बेंजीन रिंग CH3 जुड़ा होगा. ठीक है, अब CH3 अगर जुड़ा होगा तो आप उसको ऐसे सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में जो यानी लिफ्ट फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में आप उसको राइट करेंगे. ठीक है, जो हमने लिफ्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात किया था उसके बारे में आप इसको लिखोगे. इसका आप लिख सकते हो कि 3 मेथिल. ठीक है, 3 पे आपका 1 मेथिल 1 मेथिल से भी आप इसको नॉमिनेशन कर सकते हो. और आप ये 3 पे जो है कि आपका बेंजीन रिंग लगा है और इसमें 6 जो है कि कार्बन की चेन हो रही, जो पेरेंट चेन आपको गेन होगी, पेरेंट चेन वो क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन जो आपको मिलेगी वो कितने कार्बन की, 6 कार्बन. ठीक है, तो इस बेस पर आप इसको नॉमिनेशन कर सकते हो. ठीक है, बाकी जो है हम इसमें और भी कंफ्यूजन ज़्यादातर स्टूडेंट को जो है कि नंबरिंग करने में था. तो आप इसमें सीधे ये मानिए कि इसको हम बेंजीन रिंग को नहीं नंबरिंग मिलेंगे, जो ये साइक्लिक कंपाउंड है. ठीक है, इसको नहीं नंबरिंग मिलेंगे बल्कि 1 2 3 4 5 और 6 जो 6 कार्बन की पेरेंट चेन गेन होगी वो इस तरह से होगी. ठीक है, अब यहाँ पे यह मेथिल ग्रुप होगा जो सब्स्टिट्यूटेड होगा, यह जो साइक्लिक रिंग है ये भी सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में आ जाएगी. तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग कर लेंगे. और तो ज़्यादातर लोगों ने सारे जो है कि जो प्रोवाइड किए गए थे होमवर्क उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ने करके उसको दिखाया था.
आज की हमारी जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड के बारे में बात करना चाहते हैं कि कैसे इनका आईपीएससी सिस्टम में नाम रखेंगे। जैसे हमें कोई एक बेंजीन का कंपाउंड मिल जाता है इस तरह से। अब हम बेंजीन रिंग के बारे में बात करेंगे। अब तक तो साइक्लिक कंपाउंड था, लेकिन अब जो है आपका ये बेंजीन वाला कंपाउंड होगा। ठीक है, और यहाँ पर सपोज कर लीजिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर। अब इनका नॉमिनेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए कि अगर इसको हम फर्स्ट कार्बन मानते हैं और यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम ब्रोमीन एक ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पहली चीज तो ये आप अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि इस तरह की जहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के कंपाउंड आते हैं, तो जो नॉर्मली हम सिंपल सिस्टम में आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन का यूज करते थे। जैसे ये अगर आपका हमारा आर्थो है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है कि मेटा कह देते हैं, और इसके बाद जो होगा ये आर्थो पोजीशन होगी तो इसको हम मेटा कह देंगे, और ये पैरा पोजीशन मान लेते हैं, इस साइड से भी कर देते हैं। लेकिन हमें आर्थो, मेटा और पैरा को जो है कि आईपैक नेम में यूज नहीं करना है। ठीक है, आर्थो, मेटा और पैरा को आईपैक नेम में यूज नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधे हम चूंकि इस साइड से इधर से लगी हुई है, ये लीफ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 और तो कुछ है नहीं, 3 4 5 6 ये हो जाएगा। 6 कार्बन की आपको रिंग गेन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 और 2 पर आपको ब्रोमीन लगा हुआ है। तो अब हम इसका बात करते हैं कि कैसे हम इसके नॉमिनेशन करेंगे। तो हमने बताया था कि जो लीफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐसे प्रीफिक्स शो कर देते हैं। ठीक है, इसका नॉमिनेशन क्या हो जाएगा 1 2, क्योंकि दोनों पर क्या है सेम सब्स्टिट्यूटर लगेंगे, तो 1 2 फिर डैश लगा देंगे, डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर है। डियर स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड सी कि अगर इस तरह के कंपाउंड हमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाले कंपाउंड गेन होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो सब्स्टिट्यूटर यूज हुए हैं वो किस पोजीशन में है। और एक आपको रूल लिफ्ट लोकेंट रूल जो बताया गया था उसको भी आप फॉलो कर सकते हो कि इधर से अगर हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं तो जो सब्स्टिट्यूटर लगे हो किस पर है, 1 और 2 पर है, तो इसका योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर सपोज कर लीजिए कि आप यही नंबरिंग इस साइड से अगर कर देते हो तो 1 2 3 4 5 6 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से आप देखोगे तो कितना इसका आ जाएगा, 1 पे एक है और दूसरा जो है कि 6 पर है, तो इसका सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो लोकेंट रूल में आपको क्या बताया गया था कि अगर जो सब्स्टिट्यूटर 2 यूज हुए हैं, हम अगर उनकी कंडीशन ऐसी बनती है कि बोथ साइड से अगर नंबरिंग कर सकते हैं तो नंबरिंग करके देखेंगे जिसमें उनका सम लीस्ट आएगा वही हमारी नंबरिंग सही होगी। तो यहाँ पर आप सम देख रहे हो 8 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसलिए ये वाली नंबरिंग जो हमने एंटी क्लॉकवाइज किया है वो क्या है, रॉन्ग है, और एक क्लॉकवाइज वाली नंबरिंग जो है कि सही है, और इसी बेस पर हम उसको आईपैक नेम दे देंगे। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, और कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है। एक दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं इसी तरह का। अगर सपोज कर लीजिए कि सेम कंपाउंड वही है, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो हमने ब्रोमीन लगाया था उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 1 पे है और यहाँ पे जो मेटा पोजीशन बोलते हैं वहाँ पे ब्रोमीन को यूज कर लेते हैं। अब इसके लिए भी आप कर सकते हो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से अगर इस साइड से आप नंबरिंग कर रहे हो
तो फर्स्ट ब्रोमीन 1 नंबर पे आ रही है और जो सेकंड ब्रोमीन है वो 3 पर आ रही है। अगर इसको आप ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई एंटी क्लॉकवाइज में करते हो तो 1 2 3 4 5 1 और 5 आ रहा है। ठीक है, अब इसका कितना हो जाएगा, सम 6 हो जाएगा। इसलिए ये नंबरिंग आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी और ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। लोकेट रूल के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हम केयर करते हैं और इस बेस पर इस नंबरिंग को सही मानते हुए हमारा बैंक नेम क्या हो जाएगा 1। एक चीज को ध्यान रखें, यहाँ आर्थो मेटा और पैरा कंडीशन का यूज नहीं करते हैं। आर्थो मेटा और पैरा को हम कहाँ पे शो करते हैं, जो सिंपल ट्रिवियल सिस्टम होता है जिसमें हम किसी कंपाउंड का नाम ट्रिवियल सिस्टम में देते हैं, वहाँ पे आर्थो मेटा और पैरा को हम जो है कि सिम्बलाइज करते हैं, लेकिन अल्पैक नेम में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाता है, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाता है। अब हम एक पैरा कंडीशन में भी बात कर लेते हैं कि इसी कंपाउंड को लेते हैं और वहाँ पर बेंजीन को हम क्या करते हैं, पैरा कंडीशन में शो कर देते हैं। एक बेंजीन आपकी यहाँ लगी हुई है और दूसरा जो है कि यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है कि किसी भी साइड से करोगे नंबरिंग, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आप फ्री हो, किसी भी साइड से जो है उसकी नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड से नंबरिंग करने में अगर आप इस साइड से करते हो 1 2 3 4 5 6, अगर सपोज कर लो कि आप इस साइड से कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 दोनों साइड से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लोगेट रूल फॉलो नहीं होगा और यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों साइड से एक ही गेन हो रहा है, दोनों तरफ से सम करने पर 5 ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप फ्री हो, किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस कंपाउंड का पहले हम नॉमिनेशन कर ले, क्या हो जाएगा 1 4 डाई ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए। ठीक है, आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन को आपको सिम्बलाइज नहीं करना है आईपैक नेम में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो कंपाउंड बेंजीन की सब्स्टिट्यूटेड आप लिए हैं, इन कंपाउंड का नॉमिनेशन जो है हम कैसे करेंगे, इसी बेस पर करेंगे। ठीक है, और भी हम कंपाउंड के बारे में लेकर बात करेंगे, कुछ बॉन्ड लाइन वाले कंपाउंड को भी लिया जाएगा और थोड़ा सा हम प्रायोरिटी के बेस पर बताना चाहते हैं कि कैसे कंपाउंड को जो है कि नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने जनरल वाले थे, जो सामान्य थे, जो लॉन्ग चेन वाले थे, ओपन कंपाउंड थे, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। लेकिन जो साइक्लिक कंपाउंड थे, जो बेंजीन वाले सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड थे, उनके नॉमिनेशन के बारे में हमने कुछ बात नहीं किया था। तो इसलिए मैं सोचा कि इसके जो बची हुई टॉपिक है उस पर एक और वीडियो आपको बना के दे दिया जाए। कई लोगों की डिमांड थी, कई बच्चों की, कि जो है कि सर ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाले जो कंपाउंड है उनका हम लोग कैसे नॉमिनेशन करेंगे, उनके बारे में नहीं कुछ बताया गया। और इसमें थोड़ा सा जीओसी में एक पार्ट और बचा हुआ है, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। यह आपके जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जीओसी की लास्ट वीडियो होगी। तो ये तो नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये कहीं और कंपाउंड ले लेता हूँ। हाँ, ये बॉन्ड लाइन का था, एक लड़का इसको भेजा हुआ था कि जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारा एक कंपाउंड इस तरह का है, ये तो फिर उससे अलग होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ कि बॉन्ड लाइन का एक कंपाउंड है। यह है आपका बॉन्ड लाइन में कितने कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह का कंपाउंड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, एक और बढ़ा लेते हैं 7 कर लेते हैं। ठीक है,
ये इस तरह का कोई कंपाउंड है, और यहाँ पर वो कह रहा है कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, और उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस रिंग में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है OH लगा है। बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे इसका कैसे नेम हम रखेंगे। और यहाँ पर जो है कि डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे कोई साइड नहीं। हमने इन सारे सिस्टम को आपको समझाया था पढ़ाते समय जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, कि अगर सपोज कर लीजिए कि कोई बॉन्ड लाइन वाले इस तरह से अगर कंपाउंड की ही लाइन मिल जाती है, या इस तरह से आपको कोई कंपाउंड मिल जाते हैं, तो जनरली हम क्या कहते हैं कि जहाँ पे इनका एंगल होता है वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को मानते हैं, ठीक है। अगर कहीं डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन सीरीज का होगा। जैसे यहाँ पे कार्बन होगी, अब एक कार्बन को बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन की वैलेंसी तो इधर इनबिल्ट है, एक इधर हम शो कर देंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH4। अब यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन यहाँ पर भी होगी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगी, हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ पे भी कार्बन आपकी होगी, एक इधर एक इधर, इस तरह से बैलेंस होते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के एंगल पर होते हैं, एडजेसेंट पॉइंट पर होते हैं, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से रिलेटेड एक कंपाउंड है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें केवल हम नंबरिंग अगर इसकी सही कर लें, पेरेंट चेन को फाइंड कर ले, लॉन्ग पेरेंट चेन को, तो हमें नॉमिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप याद रखिए कि यहाँ पर तो कार्बन होगा, अब थोड़ा सा इसको हम अलग करते हैं, ये जो पोर्शन है डबल बॉन्ड O और ये OH वाला, अगर यहाँ पर हम कार्बन मान लेते हैं, ठीक है, वो भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, 2 इससे ऑक्सीजन जुड़ चुका है, ठीक है, 2 से ऑक्सीजन जुड़ चुका है, ठीक है, एक इधर है और एक OH जुड़ा है, यही से क्या है OH भी इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों की पोजीशन अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो अब आप एक इसको अगर कंबाइंड रूप से लिखते हो तो क्या बन जाएगा, C⋅OH बन जाएगा, ठीक है, C⋅OH। और C⋅OH को हमने आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात किया था उसमें C⋅OH का जिक्र किया था कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले नंबर का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। और उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं, ओइक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर जब आप फंक्शनल ग्रुप के अभी प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता देंगे कि जो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी प्रायोरिटी के बेस पर अगर एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आए हैं तो कौन सा लिस्ट इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, किसको हम प्रीफिक्स के रूप में ऐड करेंगे और किसको सफिक्स के रूप में ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने पहले बता चुका है, एक बार और भी रिमाइंड करा दूँगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर कई फंक्शनल ग्रुप एक साथ लगे हों तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है तो वही एसिड वाला होता है। और जब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है तो हम जब नंबरिंग करते हैं तो क्या प्रयास करते हैं कि इसको सबसे मिनिमम अंक हो, ठीक है, इसको सबसे मिनिमम अंक मिले। तो अब यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन से एक साइड में क्या ये फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिए C⋅O और OH, यही आपका क्या हो जाता है C⋅OH हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बन है, इसको हम सबसे न्यूनतम अंक दे दे 1, फिर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5। अब यहाँ पर 5 है, एक सब्स्टिट्यूशन लगा है तो चेन आपकी ये हो रही है, यहाँ पर 6 करोगे तो भी वही गेन होगा, या अगर आप यहाँ जाते हो 6 इसको भी दे सकते हो, तो ये सब्स्टिट्यूटर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई नहीं। और हमने ये बताया था कि जहाँ पर अगर इस तरह से कोई लाइन खींच दी जा रही है और यहाँ पर है तो ये पेरेंट चेन ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा CH3 यानी सब्स्टिट्यूटर हो जाएगा, या जो भी रहेगा। अगर कुछ नहीं दिखाया है तो CH3 हो जाएगा। अगर सपोज कर लो CH3 की जगह इस तरह से लाइन खींच के अगर आपको यहाँ पे क्लोरीन दिखा दे या ब्रोमीन दिखा दे या कुछ दिखा दे तो वो सब प्रीफिक्स के रूप में ऐड हो जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग बहुत ही आसानी से इसका नॉमिनेशन कर सकते हैं।
हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में बताया था कि सबसे पहले क्या लिखना होता है। सबसे पहले हमें जो है किसको लिखना होता है, जो सब्स्टिट्यूटर होते हैं, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ शो नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा, एल्किल ग्रुप होगा, सब्स्टिट्यूटर होगा, और उसको क्या बोलेंगे, मेथिल। किस नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 मिथाइल, ठीक है, 5 मिथाइल हो जाएगा। और 5 मिथाइल के बाद क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की सीरीज है, कितने कार्बन की सीरीज है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की श्रृंखला है। तो 6 कार्बन के लिए हमें वर्ड रूट बताया था, क्या होगा, 5 मिथाइल हेक्स, 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स। और उसके बाद हमने क्या बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड जो भी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, जो बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं कि आप कहोगे कि ये जो 1 कार्बन है यहाँ भी तो डबल बॉन्ड लगा और यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा है, तो अब इसको जो है कि क्यों मोस्ट में ले रहे हैं या प्रायोरिटी, इसको पहले देख रहे हैं। तो बात स्टूडेंट वहाँ पर ये होती है कि हमने ये बात किया था कि जो थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप पे जो बात किया था, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स की जो बात किया, तो प्राइमरी सफिक्स में हमने बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल है, ट्रिपल है या सिंगल, ठीक है। न कि हमने बात किया था कार्बन ऑक्सीजन के बीच, ये बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे इसमें। ये तो एज यूजुअल हमने फंक्शनल ग्रुप में इसको काउंट कर लिया है, उसी बेस पर हमने इसको COCOOH माना है, कार्बोक्सिलिक माना है, और उसको हमने न्यूनतम नंबर 1 प्रोवाइड कर दिया है, यही से नंबरिंग शुरू कर दी। अदरवाइज हमारी नंबरिंग इधर से भी हो सकती थी, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड 3 नंबर पे ही आ जाता। और दूसरा एक फायदा यह होता है कि हमें एक साइड चेन मिल जाए, लेकिन हमने नंबरिंग इधर से किया है, मतलब कि इसको हमने प्रायोरिटी में सबसे पहले रखा है। तो 5 मेथिल हेक्स, 6 कार्बन की श्रृंखला इसलिए हेक्स। अब हम क्या करेंगे, जो प्राइमरी सफिक्स है उसको शो करेंगे, यानी कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड, तो ये कितने पर है, 3 पर है, ये 4 नहीं शो करेंगे, क्योंकि नंबरिंग हम इस साइड से कर रहे हैं, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। तो 3 कार्बन पर हमें डबल बॉन्ड है, तो हेक्स के बाद डैश लगा के इस डबल बॉन्ड को शो करेंगे 3, और इसको फिर हम और क्या लिख देते हैं, फिर डैश लगाएंगे, और जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है वह इन, यानी एल्कीन ग्रुप का है, तो उसके लिए सफिक्स हम क्या यूज करते हैं, इन। तो 5 मेथिल हेक्स 3 इन, और क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। अब इसका सफिक्स यूज कर देंगे COOH का, तो ओइक, इसको हटा देते हैं, तो ये पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीट पैक नेम हो गया इस कंपाउंड का, 5 मेथिल हेक्स 3 इन ओइक एसिड, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लीजिए, नंबरिंग में ही अगर आपने नंबरिंग सही कर लिया तो हमें कंपाउंड का इक्वेशन नाम रखने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी के बेस पर। अब चूंकि वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर है, इसलिए हमें फंक्शनल ग्रुप और जो सब्स्टिट्यूटर है और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक्टिव होते हैं, सबको ध्यान में रखकर हमें पैरेंट चेन को, लॉन्ग पैरेंट चेन को सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। तो हमें लॉन्ग पैरेंट चेन का सिलेक्शन किया तो 6 कार्बन की चेन हमें गेन हुई, और उसके बेस पर हमने आईपीसी नेम इस कंपाउंड का बनाया, ठीक है। एक आध दो और हैं सब्स्टिट्यूटर बेंजीन वाले कंपाउंड, उसको आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। और बाकी आप लोग जो है कि बुक से जितने भी एक्सरसाइज में ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस आप करिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करिएगा, फिर उसकी देखा जाएगा क्या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है।
ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो है वो देख सकते हैं। आज इस लेसन को हमें फिनिश करना है। ठीक है, एक दो और कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, फिर लेसन फिनिश हो जाएगा। चलिए एक बार कंपाउंड और देख लेते हैं। हाँ, जनरली देखिए कंपाउंड बेंजीन रिंग वाला होता है। जैसे ये बेंजीन की रिंग बनी, यह आपकी बेंजीन की रिंग बनी हुई है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, कभी कभी आपको कंपाउंड में एक तरह से देखने को मिलता, वो ME लिखा हुआ मिलता है। ज्यादातर बच्चों ने इसके बारे में बताया था कि सर ये इस तरह से लिखा, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये देखो ME ये मिथाइल को शो कर रहा है। ठीक है, हमने आपको एक ईथर ग्रुप के बारे में बात किया था। ईथर ग्रुप, ईथर ग्रुप क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। जैसे सपोज कर लो कि इधर C2H5 लगा हो और इधर CH3 लगा हो, इसको क्या कहते हैं, एथिल मेथिल ईथर कहते हैं। यह जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसका है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में अगर सिंगल बॉन्ड लगा तो ये ईथर को आइडेंटिफाई करता है। तो उसी तरह का ये भी कंपाउंड है, इसको शॉर्ट में OMe हम लिख देते हैं। इसका पहले समझ लो कि मीनिंग क्या हो जाएगी। अगर ये O है तो इधर पे ME लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेथिल है। ठीक है, मेथिल, इसको हम लिख देते हैं उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। मेथिल मीन्स CH3। अब इसी ऑक्सीजन से देखो ये बेंजीन रिंग भी जुड़ी है, और ये बेंजीन रिंग है तो ये क्या हो जाएगा, C6H5। अब आप कहोगे कि बेंजीन रिंग में तो C6 उसका फार्मूला C6H6 होता है, लेकिन यहाँ पे आपने C6H5 क्यों लिख दिया, उसका भी रीजन देखो। यहाँ से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होगा तभी ये ऑक्सीजन इससे कंबाइन हुआ। ठीक है, तो इसलिए C6H5। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कंपाउंड जो हो जाएगा OMe वाला, यह ईथर का एक पार्ट होगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह से जहाँ पे कंपाउंड होते हैं एनिसोल कहते हैं, एनिसोल कहते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एनिसोल हो जाएगा। अभी हम इसका कैसे नाम बनाएंगे, हम तो ये समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है OMe और एक इधर बेंजीन रिंग लगा दी, तो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरह का कंपाउंड है। तो अब बच्चों समझ जाइए कि यहाँ ये ऑक्सीजन जो है ये इसी तरह का कंपाउंड है कि ये ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है, और इसके दोनों साइड में क्या लगे हैं, हाइड्रोकार्बन्स लगे हुए। एक तरफ क्या लगा है, मिथाइल लगा है, दूसरी तरफ बेंजीन रिंग लगे हुए। ठीक है, तो यह एक जो है कि ईथर का पार्ट हो जाएगा, और जहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और भी जुड़ी हुई है। ठीक है, OMe है, यहाँ पर उन्होंने क्या जोड़ा है, Cl को जोड़ा है जो कंपाउंड दिया, और पहला पोजीशन में CH3 जुड़ा है, यहाँ पर CH3 जुड़ा। क्योंकि नॉमिनेशन हमें इसका करना है तो ये समझाने के लिए आपको बता रहे थे। ठीक है, अब इसको हम नंबरिंग इधर से करेंगे। देखो इधर से नंबरिंग करने का कोई प्रश्न नहीं होता है, कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि इधर हमें साइड चेंज ज़्यादा मिल जा रही है। अगर लॉकेट रूल का रूल यहाँ पर लगाएं तो भी वो भी बहुत अच्छे तरीके से इस क्लॉकवाइज से फॉलो हो रहा है, इसलिए नंबरिंग को हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस 6 कार्बन की चेन में गेन हो रही है, लेकिन यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूटर हमें मिल रहे हैं, एक तो क्लोरो मिल रहा है, दूसरा मिथाइल मिल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अल्फाबेटिकल क्रम को भी ध्यान में रखें, क्योंकि दोनों तो लिस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ पे 2 लिस्ट इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हमें गेन होते हैं, वहाँ पर हमने जो आपको IPSC नॉमिनेशन का रूल बता रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि अगर लिस्ट इंपॉर्टेंट एक से अधिक है तो फिर वहाँ पर हम उनकी अल्फाबेटिकल
आर्डर में प्रायोरिटी करते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल आर्डर में आप देखोगे तो ये Cl है तो ये क्लोरो है यानी C से स्टार्ट होगा, और ये मिथाइल है तो M से स्टार्ट होगा। तो C जो है M से पहले आएगा, इसलिए इस को हम प्रायोरिटी आर्डर में सबसे पहले रखेंगे, यानी प्रीफिक्स से जो यूज करेंगे उसमें हम इसको पहले रखेंगे। तो इसका एक ऐसे नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, और 4 पे क्या है, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, ठीक है, 2 क्लोरो और 4 मिथाइल। और हमने इसको बताया कि इस तरह से जहां पे अरेंजमेंट हो। अब देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप में आया, इसीलिए हमने नंबरिंग जो है कि यहाँ से स्टार्ट की है। ठीक है, ये दोनों लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है, OME ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्रायोरिटी आर्डर में हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे और इसका सफिक्स ऐड करेंगे। और हमने बताया कि इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एनिसोल यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर 4 मेथिल एनिसोल हो जाएगा, एनिसोल हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लोरो 4 मेथिल एनिसोल। एक लास्ट कंपाउंड और लेते हैं, इसके बाद इसको हम फिनिश करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, एक भी बेंजीन रिंग से रिलेटेड है, क्योंकि आज हम लोग नॉमेनक्लेचर इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में भी बात कर रहे हैं, इसलिए इससे रिलेटेड ही कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की डिमांड थी कि इस पर सर एक वीडियो जो है कि बनाया जाए। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा एमिन वाले कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एमिन वाले कंपाउंड के बारे में हम लोग बात नहीं किए हैं, तो यहाँ पे NH2 को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C2H5। बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, और इसको हम नॉमिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है, इसका नॉमिनेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर भी वही नंबरिंग का सिस्टम। पहले तो हमें जो स्टार्टिंग में करना होता है, पेरेंट चेन को ही फाइंड करना होता है, इधर से नंबरिंग करेंगे नहीं। लिफ्ट लोकेंट रूल जो है कि हमारा अलाउ नहीं करेगा इस साइड से, इसलिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन की श्रृंखला गेन हो रही है हमें, और ये साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि फिर वही ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको सबसे लिस्ट डिजिट प्रोवाइड किया है, और ये लिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम अल्फाबेटिकल आर्डर को शो कर लेंगे कि अल्फाबेटिकल आर्डर में कौन कब आता है, और उसके अकॉर्डिंग को हम इसका नॉमिनेशन कर देंगे। तो यहाँ पर एथिल और मेथिल दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, एथिल और मेथिल दोनों लगे हुए हैं। तो आप जानते हो कि एथिल पहले आएगा, इथाइल जो है तो पहले आएगा, और ये मिथाइल है ये बाद में आएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, 4 किस नंबर पे, 4 पे है, इसलिए 4 लिख देंगे, 4 मिथाइल और 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा, NH2 है। NH2 के लिए हमने सफिक्स बताया था कि इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, एनिलीन यूज करते हैं। अगर बेंजीन रिंग से NH2 कहीं बेंजीन रिंग आप बनाकर अगर उससे क्या करो, ये रिंग बना दो या ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके बना दो, दोनों सेम चीजें हैं। और यहाँ पे NH2 जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। ये कौन सा कंपाउंड होता है, एनिलीन होता है। तो ये एनिलीन सफिक्स यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, एनिलीन। तो ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी आपका नॉमिनेशन हो गया। तो अब ये नॉमेनक्लेचर वाली जो टॉपिक थी वो फिनिश होती है। इस चैप्टर में थोड़ी सी और चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम फील हो रही है तो फिर उसको आप कमेंट के माध्यम से शो करिएगा, फिर देखा जाएगा उसको।
और इसका लिंक आपको यूट्यूब पर भेज दिया जाएगा। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और जैसा फीलिंग होगी आपको उसके हिसाब से इसको आगे शेयर भी करिएगा। लेकिन मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को अपलोड करूँगा कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उसका पूरी तरह से इसमें समाधान करने का प्रयास किया गया है। ड्यूरेशन क्या हो रहा है थोड़ा देखो कितना लॉन्ग है। इसमें एक टॉपिक बची हुई थी आइसोमेरिज, ठीक है। आइसोमेरिज की जो टॉपिक बची हुई थी, चूंकि ये आपके सिलेबस में कोविड की वजह से इसको डिडक्ट किया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, बहुत डिटेल से नहीं। आप लोग इसको सेल्फ स्टडी कर लीजिए। आपके चूँकि टाइम लैगिंग की वजह से जो स्टडी का पीरियड है उसके देखते हुए, जो पेंडेमिक काल है, जो पेंडेमिक का पीरियड है, उसको देखते हुए बहुत सारी टॉपिकें जो उनकी हटाई गई हैं आपके सिलेबस से। तो चूँकि हमारे पास भी ड्यूरेशन की कमी है, अगर कभी चांस मिलेगा तो उसको देखा जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास में कि कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि ये टॉपिक तो है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप लोग बहुत ही ईजी भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो अगर थोड़ा सा उनके बारे में आउटलाइन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसके बारे में आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो आइसोमेरिज को देखो जो है कि पहले तो ये जानो कि आइसोमेरिज होता क्या है। आइसो का मतलब सेम है और मेरिज का मतलब कि उनके अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे हों तो उनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लिखते हैं उसमें वेरिएशन की वजह से उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वह बदल जाते हैं, और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको आइसोमर कहते हैं और उनकी इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन से जो कई तरह के जो है आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो बेसिकली जो आइसोमेरिज्म है वो यही है। इसको फर्स्ट जो है कि दो पार्ट में बांटा गया था आइसोमेरिज्म को, ठीक है। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट उसका क्या है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि जो उनकी संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें वेरिएशन की वजह से जो डिफरेंट प्रॉपर्टी उसमें क्रिएट होती हैं या डिफरेंट तरह के वो बिहेव शो करते हैं उनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन की वजह से, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरा जो होता है स्टीरो आइसोमेरिज्म। दूसरा जो है स्टीरो आइसोमेरिज्म वाले होते हैं। स्टीरो आइसोमेरिज्म वाले होते हैं जो उनकी स्पेस में जो उनका वेरिएशन होता है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें वेरिएशन की वजह से भी कुछ उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को स्टीरो आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। स्टीरो में एक चीज और भी आती है कि जैसे वह सिंपल क्लोराइड्स, समतल ध्रुवित प्रकाश को, ठीक है, सिंपल पोलराइज लाइट को जो है कि वह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का सिस्टम होता है, उसमें जो है कि उस तरह के बिहेव को शो करते हैं तो उनको स्टीरो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसको बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। आगे जो है स्टीरो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो होता है जियोमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। पहला क्या होता है? एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्या होता है? ऑप्टिकल
आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो उनकी जो ज्यामितीय संरचना होती है उसमें वेरिएशन की वजह से ये वेरिएशन देखने को मिलता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो होते हैं जो सिंपल प्लेन पोलराइज लाइट को जो है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उसके बेस पर इसको बताया जाता है। अच्छा, दूसरा जो है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये कई प्रकार के होते हैं, 3-4 टाइप के होते हैं। जैसे चेन आइसोमेरिज्म है, अगर इसके बारे में हम बात करें 3-4-5 प्रकार के होते हैं। मैं चारों पांचों का नाम दे देता हूँ आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ के और एक लाइटली नोट प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि इनके बारे में थोड़ा बहुत। चेन आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म होता है, चेन आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है, नहीं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म अगर यही हम दूसरे की बात करें तो दूसरा जो होता है यहाँ लिख देते हैं, ये आपका ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया। पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि उनके स्थान में भिन्नता की वजह से उनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। ए बी और सी के बारे में बात करते हैं तो सी जी होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो होते हैं, ये जो क्रियात्मक समूह होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसमें वेरिएशन की वजह से क्रिएट होते हैं, और इस तरह के आइसोमर वाले कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। और मेटामेरिज्म, और लास्ट जो होता है डी वाला, मेटामेरिज्म, ठीक है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप सभी लोग जो है इनके बारे में आउटलाइन थोड़ा सा जान चुके हैं। अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम इनकी डेफिनेशन और इनकी कुछ एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अगर कभी चांस मिलेगा ऑफलाइन में तो इसको फिर डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यह आइसोमेरिज्म से रिलेटेड था, ये आउट ऑफ सिलेबस आपको कराया गया है, लेकिन मैं इसकी आउटलाइन दे रहा हूँ क्योंकि हमने बताया पहले ही कोविड की वजह से जो सिलेबस डिडक्ट किए गए हैं उन्हीं की कैटेगरी में ये भी, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस पर जो है इसको आप समझिए कि ऐसे होमवर्क ये प्रोवाइड किया गया है और सभी लोग इस पर वर्क करेंगे। अब एक लास्ट टॉपिक बचती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो फिर इस लेसन को फिनिश माना जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर इस पर देखा जाएगा। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अब तो यह हम इस टॉपिक को हटा सकते हैं और ये टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए, किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें उसके मैकेनिज्म के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मैकेनिज्म में यह आपको शो किया जाता है कि जो रिएक्टेंट होता है वह कैसे जो है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। ये आपकी टॉपिक हो जाएगी रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं
ठीक है। यह वह शो करते हैं कि कैसे कोई रिएक्टेंट सब्सटेंस, सपोज कर लो कि अगर कोई ये रिएक्टेंट है और ये कैसे जो है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्या क्या इनके बीच में स्टेप होते हैं, कितने स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, जो फाइनली हम जो जनरली किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू स्टोइकियोमेट्री लगा के एक बैलेंस रिएक्शन अगर लिख देते हैं, उसके बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गेन होता है, तो जितना सिंपली हम लिख देते हैं बेसिकली उतना सिंपली स्टूडेंट को होता नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे स्टेप आते हैं, बहुत सारे चेंजेज आते हैं। आफ्टर दैट we get a product. When we entered in class 12, so there where we study about a chapter chemical kinetics. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम डिटेल से रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंटर रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं, जो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये 12 से काफ़ी इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा जो है कि फोर्सली, तो मुझे लग रहा है कि इसके प्रीवियस में भी मैं इस पर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इस तरह के चैप्टर हैं उन पर काफ़ी फोकस किया जाए, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा प्रॉब्लम को फेसेस न करना पड़े, यानी आपकी जो स्टडी है वह नेक्स्ट क्लास में इफेक्टेड न हो। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो भी टॉपिक है उसको बहुत ही केयरफुली तरीके से देखिए। 2-3 चीज़ें हैं, केवल बहुत डिटेल से टॉपिक नहीं है। तो पहला तो है कि रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है? ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप। ठीक है, ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, डिस्क्राइबिंग डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, सॉरी यह होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक है, तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है कि ये सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। चूंकि इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करने के आफ्टर ही रिएक्टेंट सब्सटेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वह सिस्टमैटिक तरीके से पूरे स्टेप में कैसे इसका जो है कि चेंजेस होता है उसके बारे में डिटेल से हम किसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में जान सकते हैं। ठीक है, पूरे डिटेल से रिएक्शन मैकेनिज्म में इसको हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके कुछ 2-1 टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है तो इसको हम और मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है कि सपोज कर लीजिए कि अगर हमने कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर हमने लिया तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या करना है? सबस्ट्रेट करना है, सबस्ट्रेट। ठीक है, क्रिया कर, जिस पर क्या होता है कि कोई अटैकर आकर क्या करता है? अटैकिंग करता है। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट क्या करेंगे? यहां सपोज कर लीजिए कि अगर अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट, तो यह इस पर सबस्ट्रेट पर जाकर क्या करेंगे? अटैक करेंगे, और सबस्ट्रेट पर जाकर जब अटैक करेंगे
तो ये टेम्पोररी अस्थायी जिसको कह दीजिए इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए बनता है, ये स्टेबल नहीं होता। ठीक है, और जब ये स्टेबल नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि फिर इसके बाद ही, लेकिन ये क्या होता है, मोमेंटियल होता है, कुछ क्षण के लिए बनता है और फिर यहीं से क्या होता है कि एक परमानेंट कंपाउंड जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं उसमें ये जो है कि कन्वर्ट होता है। ठीक है, यही उसका प्रोसीजर है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, उसको ऐसे सेपरेट हम जानते हैं। उसमें अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जो उस पर अटैकिंग करते हैं, जिससे वहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, टूट होती है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं उनकी ब्रेकिंग होती है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इंटरचेंज होता है बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन जो है कि डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है, यही होता है उसमें। तो इस तरह से जो है कि जब यहाँ पे अटैकिंग होती है तो ये दो तरह के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जब अटैकिंग के बाद या तो ये C+ वाले बनाते हैं जिन्हें हम कार्बोकेटाइन कहते हैं, या ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या C- का फॉर्मेशन कर सकते हैं और कार्बोएनाइन बना सकते हैं, और ये फ्री रेडिकल का भी फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन कहेंगे, कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोएनाइन कहेंगे, कार्बोएनाइन। और इसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फ्री रेडिकल, रेडिकल्स होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फ्री रेडिकल कह लीजिए। ठीक है, ये जो कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन होते हैं ये इनकी अपेक्षा स्टेबल होते हैं, लेकिन ये लीस्ट वेरी वेरी लीस्ट स्टेबल होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जब सबस्ट्रेट पे अटैकिंग होती है तो जो सबस्ट्रेट होता है ये इन फॉर्म में चेंज होता है, और यही मोमेंटियल फॉर्म कंडीशन में क्या होता है, कुछ क्षण के लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है और फिर वही कंपाउंड स्टेबल हो जाता है जो प्रोडक्ट के रूप में हमें गेन होता है। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जो इनके बीच बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं और अगले टॉपिक बता दें कि वो लास्ट टॉपिक क्या है कि फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फिजन, फिजन का मतलब ब्रेकडाउन, फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड कई तरह के होते हैं, जिसमें आपने कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ा होगा। तो इसमें फिजन जो है कि दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, फिजन को क्लीवेज भी कहते हैं, ब्रेक डाउन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड कैन गेट क्लीवेज आइदर बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है दो तरह से फिजन करता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू भी करता है और होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू भी करता है। तो पहले हम बात क्या करेंगे कि जो है कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब ब्रेकडाउन, टूटना। ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब देखो जहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, ठीक है, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है, जैसे सपोज कर दो कि ये कोई ऑर्गेनिक ये एल्किल ग्रुप है। ठीक है, और ये जो है कि क्या किया है, ब्रोमीन के साथ मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन किया है। तो जब इनके बीच हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो इसमें क्या होता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या करते हैं, किसी एक ही तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। सपोज कर लो ये ज़्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। तो चूंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है मेथिल और ब्रोमीन के लिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन दोनों होगा वो इसके पास चला जाएगा, और जब इसके पास चला जाएगा तो ये क्या बना लेगा, ये C3+ और प्लस इस पर क्या आ जाएगा, माइनस पर जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। और यहाँ पर जो कार्बन होती है, ये कार्बन जो होती है वो क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होती है, और इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक है। कभी कभी ये वेरिएशन पूछ देता है कि जो कार्बोकेटायन का इलेक्ट्रोलाइटिक के आफ्टर क्लीवेज के आफ्टर ब्रेकडाउन के आफ्टर जो कार्बोकेटायन बनती है उसमें जो कार्बन होती है उस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो वहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो है कि sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बोकेटायन, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर कहीं ऐसा कार्बोकेटायन बन रहा है, जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप है, H3A आ गया और इसके बीच कोई दूसरा ग्रुप लगा है, और ये कहीं इधर चला जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो फिर यहाँ पे कंडीशन अलग हो जाती है, ठीक है। और ये कार्बो एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये किस में हो जाता है, और ये इस तरह से बना देता है, ये C3 पर माइनस और प्लस Z पर क्या आ जाता है, प्लस, ये कार्बो एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बो एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर अगर इस पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3 का होता है। तो ये हेटेरोलिटिक बंधन में दोनों पॉसिबल होता है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज पर दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, तो अल्टरनेट करके जो है कि कार्बोकेटायन की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही थोड़ा सा डिफरेंशियल होता है, कार्बोकेटायन में जो sp2 हाइब्रिड होता है और sp3 हाइब्रिड दोनों तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसी जगह अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, जो हेटेरोलिटिक, ठीक है, जो हेटेरोलिटिक फिजन है, हेटेरोलिटिक फिजन में क्या होता है, अब एक दूसरा फिजन है उसके बारे में भी देख लीजिए कि वहां पर क्या होता है, होमोलिटिक, ठीक है। एक तो था आपका हेटेरोलिटिक क्लीवेज और उसकी हम बात करेंगे होमोलिटिक क्लीवेज, दूसरा जो है होमोलिटिक, होमोलिटिक क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब ब्रेकडाउन। तो जो होमोलिटिक क्लीवेज होता है वो थोड़ा सा इससे डिफर होता है, ठीक है। ये होमोलिटिक जो क्लीवेज होता है वह थोड़ा सा इससे अलग होता है, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज जो होता है ये थोड़ा सा उससे अलग होता है। और इसमें देखिए क्या बेसिकली होता है कि अगर कोई एल्किल ग्रुप है, ठीक है, ये कोई एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर कोई हैलोजन जुड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों पर इक्वली आपस में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों पर इक्वली क्या होते हैं, ये सिंगल तीर से दिखाया गया है। सिंगल तीर का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हीट ऑफ लाइट के द्वारा अगर हम इसको जो है हीट करें, हीट ऑफ लाइट, तो ये क्लीवेज हो जाता है। और ऐसे क्लीवेज में ये क्या होते हैं कि रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, और रेडिकल के बारे में हमने पहले ही बताया था कि ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा जो है कि रिएक्टिव होते हैं रेडिकल, क्योंकि साझा का इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चला जाता है जो कॉम्प्रोमाइजिंग इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या होते हैं, रेडिकल, रेडिकल, ठीक है। ये रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, ये ज़्यादा ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई होमोलिटिक, जो इसमें कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होता है,
उनमें दो तरह का ये होता है। एक स्पीशीज में क्या होता है कि जब सब्सट्रेट पर अटैकिंग होती है तो वहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज भी पॉसिबल हो सकता है, हेट्रोलिटिक, लेकिन वो डिफरेंट में होता है। किस तरह के सब्सट्रेट हमने लिया है उस पर डिपेंड करता है। अब यहीं पे थोड़ा सा हम बात कर लें न्यूक्लियोफाइल्स। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यह टर्मिनोलॉजी है उसकी। न्यूक्लियोफाइल, इसका जो सिंबल होता है वह यह होता है, यानी ब्लू से इसको डेनोट करते हैं न्यूक्लियोफाइल को। और ये जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उसमें ही आएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। या ऐसे रिएजेंट होते हैं जो पेयर में इलेक्ट्रॉन को लाते हैं, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियो रिएजेंट होते हैं जो पेयर में इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे? पेयर में इलेक्ट्रॉन को लाते हैं। जैसे OH है, OH पर नेगेटिव है, कॉमर्स नेगेटिव साइनाइड है, ये सब न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में यूज होते हैं। कार्बोकेटाइंस भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। R3C पर माइनस, ये भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। ये किस तरह के होते हैं? ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। R3N की भी बात करें, यह भी क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल ही होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं? ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। R3N हो गया, R2NH हो गया, R3N हो गया और R2NH भी होता है, ठीक है। ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूट्रल आपके हो जाएंगे, ये कार्बोकेटाइन वाले हो जाएंगे, ठीक है। और इसका साइन क्या होता है? यदि। और उसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इसको हम इससे डेनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को हम इस सिंबल से डेनोट करते हैं, यहाँ पे प्लस की साइन लगाते हैं और इसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल के भी ये रिएजेंट होते हैं, टेक अवे इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। यह इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? सब्सट्रेट से दूर ले जाते हैं, या किसी भी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन पेयर को ये टेकिंग करते हैं। और ये क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को सब्सट्रेट तक या किसी भी स्पीशीज पर लाने का प्रयास करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनकी डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कीटोन का है R3CX है, ठीक है। एग्जाम्पल इनके क्या हो जाएंगे? ठीक है, ये सब क्या होते हैं? और C+H3, R3CX और C+H3, ये सब क्या होते हैं? ETC कर लीजिए, ये ETC, ठीक है। ये आपके जो है कि इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स क्या होता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन along the chain of carbon atoms due to presence of an atom or group at the end of the chain, ठीक है। जैसे हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो उसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वह दूसरे कार्बन एटम पर रिफ्लेक्ट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो आपका ये जो GOC का लेसन है ये फिनिश हो चुका है। अब हम लोग एक न्यू लेसन के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर या कोई अन्य जो बाकी है उसके बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट की ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी और
क्या आपकी राय है इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट के माध्यम से जरूर करना। इसको अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें और थैंक यू। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वीडियो के लास्ट में। ठीक है।